अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। मतलब कि हमारे मुल्क की जो मईशत है वो ज़राअत के ऊपर है ज़्यादातर। और मईशत के लिए हमारी जो ज़राअत है उससे ज़्यादातर हिस्सा जो है मईशत का वो हमारी ज़राअत की तरफ से आता है। तो ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए हमारी जितनी सारी फसलें हैं, हमारी जितनी सारी क्रॉप्स हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी ज़मीनों की ज़रखेज़ी को और उसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, बहुत ज़्यादा पायदार बनाता है, ताकि हमारी फसलें बहुत अच्छी अच्छी पैदा हों और उनकी पैदावार बहुत अच्छी होती। उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र हमारे पास एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसी नेचुरल, एक कुदरती एक ऐसी चीज़ होती है जो हम ज़मीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़े, उसकी फर्टिलिटी मतलब उसकी ज़रखेज़ी बढ़े और काफ़ी देर तक जो है ना हमारी ज़मीन के अंदर वो ज़रखेज़ी चलती रहे। तो हमारे पास फर्टिलाइज़र 3-4 किस्मों के होते हैं। उनके ये फर्टिलाइज़र हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाता है और उसके साथ साथ हमारी पैदावार जो होती है फसलों की वो भी बड़ी होती है। हमारे घरों में पौधे भी लगे होते हैं। इस तरह आप लोगों ने गांव के इलाकों में देखे होंगे, वहाँ पर गंदम की फसल लगती है, गन्ने की फसल लगती है, कपास की फसल लगती है। वो सारी फसलों के अंदर मकई की फसल लगती है। उन सारी फसलों के अंदर हम लोग ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी पैदावार बहुत अच्छी हो और वो वाफिर मिकदार में और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमारे पास मौजूद हो, ताकि हमारे मुल्क की मईशत उससे ज़्यादा बढ़ सके। तो आज हम बात करते हैं कि उस फर्टिलाइज़र के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों की और कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे माहौल में भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। जिस तरह एक पौधा है उसके अंदर पानी जड़ों के ज़रिए से वैसे आ जाता है, ऑक्सीजन हमारे इर्द गिर्द माहौल में मौजूद है वो भी आ जाती है, और उसके साथ साथ पोटेशियम उसके अंदर मौजूद होता है। ये बाकी चीज़ें जो पौधे को या हमारी फसलों को चाहिए होती हैं वो हमारा फर्टिलाइज़र जो होता है इस्तेमाल करने से उन सारी चीज़ों की कमी पूरी हो जाती है। जिस तरह हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हवा में तो मौजूद होता है, लेकिन वो हवा वाला जो नाइट्रोजन है वो प्लांट जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको एटॉमिक लेवल पे चाहिए, उसको सेलुलर लेवल पे वो नाइट्रोजन चाहिए जिसको वो इस्तेमाल कर सके अपनी खुराक के तौर पे और अपनी बढ़ोतरी और ग्रोथ के तौर पे इस्तेमाल कर सके उसको। तो जो रॉ मटेरियल की हम आज बात करेंगे उसमें सबसे पहली है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद है आपके पास फास्फोरस, फास्फोरस के बाद है आपके पास पोटेशियम, उसके बाद है बोरान सल्फाइड। ये सारे के सारे आपके पास ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि फर्टिलाइजर का हिस्सा बनते हैं। हम प्लांट में इनका केमिकल रिएक्शंस होते हैं और प्लांट में हम इसका फर्टिलाइजर बनाते हैं इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास अबंडेंटली बहुत वाफिर मिकदार में हमारे एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है, और उसके साथ साथ हम मैन मेड जो हम लोग दूसरी जगहों से भी इस्तेमाल करके वहाँ से हासिल करके हम फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका रॉ मटेरियल कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और उनको ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकें ताकि हमारी पैदावार जो है फसलों की वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो बेटा सबसे पहली जो चीज़ है कि हमारे फर्टिलाइज़र को स्टेबल होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, कि जो भी हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें वो उसका जो असर है वो बहुत देर तक चले। कि ऐसा ना हो कि हमने एक दिन फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया और फिर एक हफ्ते के बाद हम दूसरा इस्तेमाल करें। नहीं, कि हम एक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कम से कम 2 महीने 3 महीने उसका असर ज़मीन के अंदर रहे और वो अपनी खुराक उसको देता रहे। सबसे पहली बात यह है कि उसको स्टेबिलिटी उसके अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए वो उसका असर मौजूद होना चाहिए इस फर्टिलाइज़र के अंदर। दूसरा ये जो सबसे अहम है कि उस फर्टिलाइज़र को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी खेतों में, अपनी फसलों में, उसको हार्मफुल नहीं होना चाहिए, इंजूरियस नहीं होना चाहिए किसी भी प्लांट को। हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारी जो फसलें हैं, उसको वो नुकसान ना पहुंचाए किसी भी तरीके से। उसके पत्तों को नुकसान ना पहुंचाए, उसके फूलों को नुकसान ना पहुंचाए, उसके तने को नुकसान ना पहुंचाए, उसकी जड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। तो किसी भी तरीके से जो भी फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पौधे को कहीं से भी किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम बात करते हैं कि अगर बारिश होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बारिश के पानी से घुल के और डिज़ोल्व होके बह के चली जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है, हमारे पास ऐसा फर्टिलाइज़र होना चाहिए कि अगर बारिश होती है तो बारिश होने के बाद उस फर्टिलाइज़र को ऐसी शक्ल में डिज़ोल्व होना चाहिए कि बाद में भी वही फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो।
कि जिस तरह वो डिज़ोल्व हो जाए तो उसका जो डिज़ोल्व फॉर्म है, उसकी घुली हुई जो फॉर्म है, उसकी जो शक्ल है, वो अभी भी ज़मीन में मौजूद होनी चाहिए और वही घुली हुई फॉर्म हमारे प्लांट्स उसको आसानी से यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो होगी कि उसको बहुत देर तक रहना भी चाहिए, वो नुकसानदेह भी नहीं होना चाहिए, वो कन्वर्टेबल भी होना चाहिए दूसरी शक्लों में। और ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए कर रहे हैं कि उस प्लांट को वो तमाम किस्म की ग़िज़ाइयत की, तमाम किस्म की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वो सारी की सारी इस फर्टिलाइज़र को प्रोवाइड करनी चाहिए प्लांट को। अगर वो सारी की सारी और तमाम की तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, अगर वो नहीं प्रोवाइड कर रहा, फिर हमारे उस फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी जो प्रॉपर्टी है, जो करैक्टरिस्टिक है हमारे पास फर्टिलाइज़र का, वो ये है कि उसको तमाम की तमाम जो पौधे को एक ज़रूरत होती है, किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी खुराक की ज़रूरत होती है, वो सारी की सारी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, मुहैया करनी चाहिए। यह था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।